Good morning, friends. We were discussing the adjustments in final accounts, and we were not just discussing, we were understanding the logic behind the treatment what we give for all those adjustments. Effects, all of you are aware that how the effects are given, but why those effects are given, that's what we were discussing in last lecture. I think we are done with first 10 adjustments. Stock related adjustments, first 4, closing stock, goods distributed as free samples, goods lost by fire, and goods withdrawn for personal use. After that, we spoke about stock of stationery at the end of the year. We also talked about very simple adjustment of depreciation, and then those 4 adjustments which are very critical and important, which we come across in other topics also. Those were outstanding expenses, prepaid expenses, outstanding income, pre-received income, income received in advance. Today we will be going for next set of important adjustments, and that is relating to debtors. In case of debtors, we come across 3 adjustments in final accounts. One is of bad debts, another is of RDD, that is provision for bad and doubtful debts. You call it as provision or you call it as RDD, whatever you call it. And then one more is reserve for discount on debtors. नॉर्मली रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स भी सिखाते ही है 11th में, नहीं भी सिखाया तो मैं तुमको बताऊंगा कि क्या रहता है. प्रैक्टिकली रियल लाइफ में मैंने तो कहीं देखा नहीं रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स की प्रोविजन की हुई, बट एकेडमिक्स में वो आता है. और ये जो मैं एडजस्टमेंट बता रहा हूँ, ये एडजस्टमेंट का एक पर्टिकुलर सीक्वेंस है और वो सीक्वेंस फॉलो करना पड़ता है. और वो सीक्वेंस ऐसा नहीं है कि किसी ने बोल दिया बोल के वो सीक्वेंस है, वो सीक्वेंस के पीछे वापस लॉजिक है. अपन घूम फिर के हर बार लॉजिक पे ही आ रहे हैं. द रीजन बीइंग सब्जेक्ट ही लॉजिकल है, कोई चीज़ यहाँ पे लॉजिकल है नहीं. ऐसा कुछ भी नहीं है कि जिसका क्यों इसका आंसर है नहीं. हर एक चीज़ का आंसर अपने को लॉजिक से मिलेगा. इट इज़ अ गेम ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट. जस्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट दोज रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट तुमको समझ में आना चाहिए, बस परफेक्टली जम जाएगा. मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स मेक मिस्टेक इन फाइनल अकाउंट सम in the adjustment relating to debtors. वही बैड डेट्स RDD बोल, तो होता ये है ना कि कन्फ्यूजन यहीं पे रहता है. ये ओल्ड RDD ना न्यू RDD, ये ओल्ड RDD क्या न्यू RDD क्या, कहाँ इफेक्ट देने का क्या करने का. अभी मैं आपको एक छोटा सा सम देता हूँ एंड आई एम 100% श्योर कि आप सब लोग करेक्ट सॉल्व करोगे. तो आपको मालूम है ओल्ड RDD P&L के क्रेडिट में लिख देने का, न्यू RDD डेबिट में लिखने का, बराबर ना. बट वो एग्जैक्टली क्या है भाई, ये क्या ट्रीटमेंट क्या दे रहे हैं अपन, एग्जैक्टली समझेंगे अपन ये सब चीज़ें. तो डेटर्स के रिलेटेड जो एडजस्टमेंट्स है वो एडजस्टमेंट आज अपन डिस्कस करेंगे. एंड आई थिंक दोज आर द लास्ट सेट ऑफ एडजस्टमेंट्स विच वी नीड टू डिस्कस. आफ्टर दैट फिर वो जो हिडन एडजस्टमेंट्स आते हैं ट्रायल बैलेंस में ही, वो हिडन एडजस्टमेंट्स तो ठीक है. जैसे लोन दिया हुआ है 12% लोन, तो इट इज़ इम्प्लाइड कि 12% लोन दिया है बोल तो उसके ऊपर 12% इंटरेस्ट है. तो देखो कि कितना इंटरेस्ट ट्रायल बैलेंस में आया है, ऊपर जितना बनता है उतना आउटस्टैंडिंग है. या जैसे 8% समझो, 8% इन्वेस्टमेंट, मतलब दोज इन्वेस्टमेंट्स आर कैरिंग इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 8%. तो कितना इंटरेस्ट रिसीव हुआ है ड्यूरिंग द ईयर देखो, कितना बाकी है वो देखो. तो वो हिडन एडजस्टमेंट्स अपनी जगह है, वो होते रहेंगे. एनीवे उस वो भी अपने वैसे देखा जाए तो इसमें कवर हो ही गए ना, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग इनकम, इसमें वो एडजस्टमेंट कवर हुए ही है. बट हिडन एडजस्टमेंट टाइम टू टाइम वी विल बी डिस्कसिंग. फर्स्ट वी विल टुडे डिस्कस एडजस्टमेंट्स रिलेटिंग टू डेटर्स. सीरियल नंबर 11. Bad dates. Serial number 11, bad dates. क्या इफेक्ट्स देते हैं आप? नहीं, एंट्री नहीं पूछ रहा हूं मैं आपको, आप इफेक्ट्स क्या देते? P&L को डेबिट करते और डेटर्स में से लेस करते. तो एक इफेक्ट है P&L को डेबिट होता है, तो दूसरा इफेक्ट है डेटर्स में से लेस होता है. बैड डेट्स का मतलब होता है द डेट्स विच आर नॉट गोइंग टू बी रिकवर्ड नाउ एंड दोज आर टू बी रिटर्न ऑफ एज लॉस.
and if it is loss, naturally it is nominal account, debit all expenses and losses, credit all incomes and gains. So bad debts will be debited. So bad debts account debit to sundry debtors account. Bad debts account debit to sundry debtors account. When we sell the goods on credit, we debit it to debtors account. We pass the entry debtors account debit to sales account. Guys, why do we debit it to debtors? Amount is receivable, so we give debit, right? We had discussed this when we discussed sales journal. सेल्स डे बुक जब सीखा था पहले टॉपिक में, तो बताया था मैंने कि डेटर्स डेबिट क्यों होते हैं. तो डेटर्स का अकाउंट डेबिट होने का रीजन है कि अमाउंट इज रिसीवेबल. इफ अमाउंट इज रिसीवेबल देन दैट बिकम्स एसेट फॉर अस, एंड बीइंग एसेट इट शुड बी डेबिटेड. सो ऑलवेज द रिसीवेबल बैलेंस विल हैव डेबिट बैलेंस. अब मुझे किसी से 5,000 रुपये आने हैं, उसमें से 4,000 रुपये उसने दिए, 1,000 रुपये बच गए, वो 1,000 रुपये अब आएंगे नहीं. तो सपोज दैट इज बैड डेट. बैड डेट है बोल तो मेरे लिए तो लॉस है. बीइंग लॉस इट हैज टू बी डेबिटेड. सो बैड डेट्स अकाउंट विल बी डेबिटेड. एज फार एज डेटर्स बैलेंस इज कंसर्न, डेबिट बैलेंस है, 1,000 रुपये का डेबिट बैलेंस है. 5,000 रुपये आने थे, 4,000 आ गए, तो अभी भी 1,000 का डेबिट बैलेंस है. अब वो नहीं आने वाला. Now I am not going to receive it, so I have to write it off from the books. राइट ऑफ करना है बोल तो डेबिट बैलेंस है तो क्रेडिट करना पड़ेगा. तो एंट्री पास हुई, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री डेटर्स अकाउंट. सो द इफेक्ट व्हाट यू गेव, that was debit to P&L account. You debited it to P&L account and you deducted it from debtors. तो एंट्री उसकी बहुत सिंपल है, बैड डेट्स टू debtors, and then the bad debts will be posted to the debit side of P&L account. For that we pass the entry profit and loss account debit to bad debts account. वो तो कोई भी एक्सपेंस कोई भी लॉस है तो साल के एंड में P&L को डेबिट होगा ना, वो एंट्री तो कॉमन है, P&L account डेबिट टू लॉस अकाउंट, बैड डेट अकाउंट. नेक्स्ट लाइन लिखो, the debit balance in bad debts account, the debit balance in bad debts account will be transferred to the debit side of profit and loss account. फुल स्टॉप. अब नीचे लिखो, उसी उसी एडजस्टमेंट में अपने को और एक्सप्लेनेशन कुछ देना है. इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. नंबर 1, when bad debts are already appearing in trial balance, are already appearing in trial balance, comma, those are already accounted
those are already accounted and credited oblique deducted from the debtors. Full stop. Therefore, bad debts appearing in trial balance, therefore, bad debts appearing in trial balance will be given single effect that is debit to profit and loss account, that is debit to profit and loss account. क्या पॉइंट लिखा के दिया ये? क्या होता है ना, बैड डेट्स ये ऐसा आइटम है जो तुम्हारे ट्रायल बैलेंस में भी आ सकता है, एडजस्टमेंट में भी आ सकता है। अगर ट्रायल बैलेंस में आया है तो इसका मतलब यह है कि ये एंट्री ऑलरेडी पास हो गई है। थोड़ा दिमाग लगाओ बेटा कि बैड डेट्स ट्रायल बैलेंस में आ रहे हैं तो ऑब्वियसली डेबिट बैलेंस के साथ ही आएंगे। अब ये एंट्री हुए बगैर ट्रायल बैलेंस में आ सकता है क्या? ये एंट्री में ही आप बैड डेट्स को डेबिट कर रहे हैं ना। तो इफ इट इज अपियरिंग इन ट्रायल बैलेंस इट मीन्स इट इज ऑलरेडी अकाउंटेड। इट इज ऑलरेडी अकाउंटेड बोल तो डेटर्स को क्रेडिट हुआ हुआ ही रहेगा ना। देखो अपन डबल एंट्री की एंट्री कर रहे हैं, डबल एंट्री सिस्टम की। तो बैड डेट्स अगर डेबिट हुआ है, ट्रायल बैलेंस में आया है, तो सेकंड इफेक्ट उसका डेटर्स में गया ही रहना चाहिए ना। इसका मतलब डेटर्स में से वो ऑलरेडी लेस हो चुके हैं। कब? इफ दोज आर अपेयरिंग इन ट्रायल बैलेंस। और वैसे भी आप ये तो जानते हो ना कि ट्रायल बैलेंस के आइटम्स का सिंगल इफेक्ट देते हैं। तो अगर बैड डेट ट्रायल बैलेंस में आया है तो एक इफेक्ट दिया जाएगा, दैट इज डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नंबर टू, इंपॉर्टेंट पॉइंट में नंबर टू, if bad dates appear if bad dates appear as an adjustment then the above discussed both the effects the above discussed both the effects will be given in the final accounts, will be given in the final accounts. फुल स्टॉप। तो अगर एडजस्टमेंट में आया तो फिर ये दोनों इफेक्ट देने पड़ेंगे। दोनों मतलब पी एंड एल को डेबिट भी करेंगे बैड डेट्स लॉस बोल के, और डेटर्स में से लेस भी होगा। लेकिन अगर वो ट्रायल बैलेंस में दिया है तो बेटा डेटर्स से लेस नहीं होगा। ये बहुत सारे बच्चे मिस्टेक करते हैं। क्या है ना कि दिमाग में बैठा हुआ रहता बैड डेट्स एडजस्ट, नॉर्मली क्या है ना एडजस्टमेंट में देते, तो अपने दिमाग में बैठे कि दो इफेक्ट देने, पी एंड एल को डेबिट एंड डेटर्स में से लेस। अब ट्रायल बैलेंस में आया तो तुमको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि ये ऑलरेडी अकाउंटेड है, डेटर्स में से ऑलरेडी लेस हुआ हुआ है। Again, you are not supposed to deduct it from debtors. You have to give just one effect, and that is debit to profit and loss account. कहते हैं, समझा? सीरियल नंबर 12, नहीं नहीं अगला ना, अगला।
provision for bad and doubtful debts oblique RDD. What entry do we pass for RDD? नहीं नहीं समझो, एडजस्टमेंट में दिया है आरडीडी, क्रिएट आरडीडी एट द रेट ऑफ 5% ऑन डेटर्स. एक मिनट, क्या क्या? एंट्री क्या पास हुई? ये अपन डिस्कस कर चुके हैं ना पहले. कहाँ पे आया था ये? हाँ मैंने बताया था तुमको कि आरडीडी इज नेवर नेवर क्रेडिटेड टू डेटर्स. ये बताया था ना मैंने, मुझे याद आ रहा है तुम्हारे बैच में डिस्कस हुआ था. हाँ नॉर्मली क्या है ना, बैड डेट्स जैसे लेस होते हैं डेटर्स में से, वैसे आरडीडी भी लेस होता है. तो बैड डेट्स की एंट्री अपने को मालूम रहती है, बैड डेट्स टू डेटर्स, तो अपने दिमाग में रहता है आरडीडी टू डेटर्स, बट ऐसी एंट्री नहीं होती. वेरी प्लेन सिंपल एंट्री फॉर आरडीडी इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट अच्छा कली के इसलिए बोल रहे हैं. हाँ याद था ना. अच्छा टारगेट में आया रहेगा वो क्वेश्चन. तेरा हो गया क्या सॉल्व डाउट? कल टारगेट में था तो जम गया. अच्छा लेक्चर ही देख लिया वापस. कितना 1956 का एक्सेस प्रोविजन है ना जो रिवर्स होता है. 164 2156 चाहिए, 2344 कुछ है वो जो जो भी है. हाँ 164 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू आरडीडी अकाउंट. अब देखो ना, आप याद करो क्या करते थे आप, इफेक्ट क्या देते थे आप. पी एंड एल के डेबिट में टू आरडीडी लिखते ना. समझो डेटर से 1,00,000 रुपए के 5% आरडीडी क्रिएट करना है, तो 5,000 के आरडीडी तुम क्रिएट करते, तो पी एंड एल को डेबिट करते आप, क्या लिखते टू आरडीडी. वो तो एंट्री क्या पास हुई, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू आरडीडी अकाउंट. अब इसके रिलेटेड ना बहुत सारे इश्यूज है जो कंफ्यूज करते हैं. लिखो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इस एडजस्टमेंट के रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. नंबर 1, the amount of RDD the amount of RDD is never credited, is never credited to debtors account
never credited to debtors account full stop. वहीं पे कंटिन्यू करने का उसी पॉइंट में, फर्स्ट पॉइंट में, फॉर द सेक ऑफ प्रेजेंटेशन ओनली, for the sake of presentation only, it is shown as for the sake of presentation only, it is shown as deduction from debtors, appearing on the asset side of the balance sheet. फुल स्टॉप. अभी क्या होता है देखो, जब ये एंट्री हमने पास की जो स्क्रीन पे दिखाई दे रही है, तो आरडीडी में कौन सा बैलेंस आया? क्रेडिट बैलेंस. एक चीज आप समझ के लो बेटा, बैड डेट्स एक अलग अकाउंट है, आरडीडी एक अलग अकाउंट है, डेटर्स एक अलग अकाउंट है. ये तीनों इंडिपेंडेंट अकाउंट्स है. अभी लॉजिकली स्पीकिंग आरडीडी में अगर क्रेडिट बैलेंस है, तो अगर अपन डेबिट क्रेडिट के लॉजिक से जाए तो मेरे को बताओ कि बैलेंस शीट में कहाँ आना चाहिए? लाइबिलिटी में आना चाहिए. ऑब्वियसली ना, क्रेडिट बैलेंस है तो कहाँ आएगा? ऑल क्रेडिट बैलेंसेस आर शोन ऑन लाइबिलिटी साइड. बराबर है, तो ये लाइबिलिटी साइड में आना चाहिए. बट ये जो प्रोविजन आप बना रहे हो डाउटफुल डेट्स की, वो किसके अगेंस्ट में बना रहे? डेटर्स के अगेंस्ट में बना रहे. तो फॉर द सेक ऑफ प्रेजेंटेशन ओनली आप क्या करते हो? डेटर्स के डेबिट बैलेंस में से वो लेस करके दिखाते हो. बैड डेट्स डेटर्स में से लेस होना एंड आरडीडी लेस होना, इन दोनों में फर्क है. बैड डेट्स एक्चुअली डेटर्स को क्रेडिट होते हैं, क्यों? तो डेटर्स उतने से कम हो गए अपने. आरडीडी के जितने डेटर्स कम होते हैं क्या? आरडीडी सिर्फ प्रोविजन है होने वाले लॉस के अगेंस्ट में. हो सकता है कल को जाके डेटर्स पैसे ना दे, उसके अगेंस्ट की प्रोविजन अपन आज बना के रख रहे. तो आरडीडी मतलब बैड डेट्स होता है क्या? ये सिर्फ तुम होने वाले लॉस की प्रोविजन बना रहे हो. इट इज नॉट एक्चुअल लॉस. सो एक्चुअली वैसे देखा जाए तो ये लाइबिलिटी साइड में दिखाया तो भी प्रॉब्लम नहीं है, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ प्रेजेंटेशन it is shown as deduction from debtors because this is a provision made against loss expected from debtors. क्या बोले, क्या समझा क्या? पक्का? yes. Number 2, serial number 2. When such provision is made, the actual bad debts will be adjusted against such provision instead of being debited to profit and loss account, instead of being debited to profit and loss account.
मेरे को बोलो, नॉर्मल कोर्स में, नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में बैड डेट्स आप क्या करते हो साल के एंड में? डेटा से लेस तो वो कंपलसरी होगा ही रे, वो तो होगा ही। सेकेंड इफेक्ट क्या है? P&L को डेबिट करते हैं अपन। लेकिन समझो अगर प्रोविजन बना के रखी है होने वाले बैड डेट्स के अगेंस्ट में, तो फिर P&L डेबिट करना लॉजिकल होगा क्या? तुमने जब प्रोविजन बनाई तो तुमने P&L डेबिट किया ही था ना। मैंने RDD के लिए प्रोविजन बनाई, मुझे लगता है कि मुझे समझो फॉर एग्जांपल से सात्विक से 10,000 रुपये आने हैं, 4 साल हो गए ढोकला दे नहीं रहा पैसे। हाँ, ठोंबिया कहाँ घूम रहा, बैक वाटर्स जा रहा, खड़क वासला जा रहा, क्या कर रहा, जो भी है वॉट एवर इट इज, दे नहीं रहा पैसे। तो मैंने प्रोविजन बना दी मेरे बुक्स में RDD की। तो जब मैंने प्रोविजन बनाई तो P&L डेबिट हुआ ना पहले ही। ऑलरेडी व्हेन आई मेड अ प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स आई डेबिटेड माय P&L अकाउंट। अब जब एक्चुअल बैड डेट्स होंगे फिर से P&L डेबिट करना लॉजिकल है क्या? तो तुमने प्रोविजन काय को बनाई फिर? सो देन इन दैट केस दोस बैड डेट्स विल बी एडजस्टेड अगेंस्ट प्रोविजन। बैड डेट्स विल बी एडजस्टेड अगेंस्ट प्रोविजन। फिर बैड डेट्स P&L को डेबिट करेंगे क्या? नहीं करेंगे। क्यों? तो ऑलरेडी प्रोविजन हैज बीन मेड। ऐसे हो सकता है एक्चुअल बैड डेट्स आर मोर एंड प्रोविजन इज लेस, तो जितना ज्यादा हुआ है उतना P&L डेबिट करेंगे। समझो मुझे लगा था कि 1,000 रुपए बैड डेट होंगे, 10,000 में से 2,000 नहीं देगा, 8,000 तो देगा, ऐसे लगा था मेरे को। तो मैंने प्रोविजन 2,000 की बनाई। अब एक्चुअल में पूरे 10,000 डुबा दिए इसने। तो प्रोविजन कितने की है? 2,000 की। लॉस कितना हो रहा है? 10। तो वो लॉस 2,000 ही एडजस्ट होगा ना प्रोविजन के अगेंस्ट में, बचा हुआ 8,000 अल्टीमेटली घूम फिर के P&L में टोटल इफेक्ट जाना है। तुम RDD क्रिएट किए तो ऑलरेडी P&L डेबिट हुआ ही है। समझ में आ रहा है? अब तेरा डाउट पूछ। अब मेरा समझा के हो गया, अब डाउट पूछ। समझ गया ना? हाँ। और किसी को कोई डाउट? तो डू वी क्रेडिट RDD टू डेटर्स अकाउंट? We never credit it to debtors account. Never, never. It is just for the sake of presentation. We show it as deduction from debtors. Debtors से सिर्फ presentation के लिए बोल के हम लेस करके दिखाते हैं। Actual में RDD debtors को क्रेडिट नहीं होता। Any problem? पक्का? इंक खत्म हो गया। सीरियल नंबर 13 लिखो। सीरियल नंबर 13। लिखना है क्या? वो जरूरत है क्या? नहीं, जरूरत नहीं। मैं अगर पेपर चेक करता रहूंगा तो मैं मार्क्स दे दूंगा। अगर मैं पेपर चेक करता रहूंगा तो प्रिंसिपली यू आर नॉट गोइंग रॉन्ग। बट क्या है ना, पेपर चेक करने वाले को उतनी अकल चाहिए ना। वो क्या करता है, इंस्टीट्यूट का सजेस्टेड आंसर देखता है, सजेस्टेड आंसर में डेटर्स में से लेस करके दिखाया है, उसको ये समझ में नहीं आता कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बैलेंस शीट की टोटल बदल जाएगी ना। लेकिन अब वो बोलेगा अरे ये टोटल तो गलत आ गई, वो कट कर देगा। ये प्रॉब्लम है। मतलब प्रैक्टिकली अब तूने पूछा इसलिए बता रहा हूँ। आप अगर कंपनीज के बैलेंस शीट देखो ना, तो कई सारे कंपनीज उनकी अगर प्रोविजन की हुई है RDD की, तो वो ना लाइबिलिटी साइड में दिखाते प्रोविजन की हुई, वो डेटर्स में से लेस करके नहीं दिखाते। प्रैक्टिकली रियल लाइफ में बोल रहा हूँ मैं। क्यों? तो प्रिंसिपली दैट इज करेक्ट ना। ये तो सिर्फ प्रेजेंटेशन के लिए अपन लेस करके दिखा रहे हैं। यस, नंबर 13, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। Provision for discount on debtors. पहले तो समझ लेते कि क्या है ये प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। लेट्स अंडरस्टैंड। थोड़ा सा अपने को पहले टॉपिक में जाएंगे अपन वापस। मैंने डिस्काउंट समझाया था आपको।
दो टाइप के डिस्काउंट होते हैं। नहीं रे, अलाउड एंड रिसीव्ड नहीं रे, ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। अब क्या डिस्काउंट रिसीव्ड एंड अलाउड, ये क्या दो टाइप होते हैं डिस्काउंट के? अरे 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 अरे, पूरा सिखाना मेरा वेस्ट हो गया। अरे ढोकले लोगों, डिस्काउंट अलाउड ना डिस्काउंट रिसीव्ड, ये दो टाइप है डिस्काउंट के। ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। डू वी अकाउंट फॉर ट्रेड डिस्काउंट? वी नेवर अकाउंट फॉर ट्रेड डिस्काउंट। इनडायरेक्टली इट इज ऑलरेडी एडजस्टेड, हम ट्रांजेक्शन वैल्यू उतने से कम कर देते। व्हाट अबाउट कैश डिस्काउंट? वी अकाउंट फॉर इट। व्हाट इज कैश डिस्काउंट? प्रॉम्प्ट पेमेंट के लिए दिया गया डिस्काउंट, अर्ली पेमेंट, प्रॉम्प्ट पेमेंट, एडवांस पेमेंट के लिए दिया गया डिस्काउंट इज कॉल्ड एज कैश डिस्काउंट। लेट्स से थोड़ा सा एग्जांपल चेंज कर देते, थोड़ी देर के लिए खुश कर देते उसको, आदित्य को। आदित्य, सॉरी सात्विक, सात्विक से मुझे 10,000 रुपये आने। एक्चुअली ना अभी जस्ट ट्रांजेक्शन हुआ है हमारे बीच में, और उसका ड्यू डेट जो है ना 12 जुलाई है, और आज 12 जून है, और उसने आज पहले ही आके मेरे को पैसे दे दिए। तो मैंने खुश होके प्रॉन्ट पेमेंट दे रहा है बोल के, तू भी क्या याद रखेगा, 10 रुपये डिस्काउंट दिया। मतलब डिस्काउंट दिया, राइट। तो चलो 100 रुपये करते, कोई बात नहीं। तो 10,000 में 100 रुपये दिया मैंने डिस्काउंट, उसने 9,900 रुपये मुझे दिए। तो प्रॉम्प्ट पेमेंट के लिए दिया जाने वाला डिस्काउंट है ना। अब जो क्लोजिंग डेटर्स होते हैं, क्लोजिंग डेटर्स, उनमें भी तो कुछ लोग प्रॉन्प्ट पेमेंट देने वाले रह सकते हैं ना। और अगर वो क्लोजिंग डेटर्स में से किसी ने प्रॉन्प्ट पेमेंट दिया तो उसके ऊपर डिस्काउंट तुम दोगे, उसकी प्रोविजन करने की बात चल रही है। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स मतलब जो आउटस्टैंडिंग डेटर्स है एट द एंड ऑफ द ईयर, आउट ऑफ देम हूसोएवर आर गोइंग टू गिव यू प्रॉम्प्ट पेमेंट। अब आप मेरे को मालूम है, इमीडिएट नेक्स्ट क्वेश्चन दैट कम्स टू द माइंड, हाउ विल वी कम टू नो हु इज गोइंग टू गिव द प्रॉम्प्ट पेमेंट? इट इज एस्टिमेशन। You see what is the normal trend out of total debtors. Let's say 20%, 50% debtors give prompt payment. So on that basis you estimate what is the outstanding debtors balance at the end, out of that how much prompt payment is expected, and on that prompt payment we are going to give discount. So ultimately it is expense, so उसकी provision अपन बनाते हैं। वो discount जो है वो expense बोलो loss बोलो, तो उसकी provision अपन बना रहे हैं। Bad debts बोल तो क्या, जो पैसा नहीं आने वाला, वो जो डाउटफुल बैड डेट्स है वो, तो उसकी प्रोविजन जैसे बनाते हैं वैसे जो प्रॉम्प्ट पेमेंट देंगे उनको हम डिस्काउंट अलाउ करेंगे। तो वो डिस्काउंट का प्रोविजन बुक्स में बनाना, दैट इज प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। अकाउंटिंग एंट्री, अकाउंटिंग एंट्री सेम एंट्री, कोई फर्क नहीं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, profit and loss account debit, to provision for discount on debtors, to provision for discount on debtors, important points। तो नॉर्मली आंसर्स तो देती नहीं क्लास में, एकदम शांत रहती है, एसी बंद करने के लिए बराबर बोलती है, लेकिन आंसर क्यों नहीं देती? बोला कर, बोलने से याद रहता है। तो एकदम शांत रहती है तो बोलती नहीं आंसर्स। नहीं तो एक दिन अपन ऐसा करेंगे, बाकी सबको शांत बैठाएंगे ना, के लिए तू ही आंसर देगी। नहीं, मैं दिखता डरावना हूं, मैं हूं नहीं वैसा, अच्छा इंसान हूं मैं। आंसर दिया कर, नाम की तरह सुशील हूं मैं, और एक्चुअल में हूं सुशील मैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, नंबर 1,
provision for discount on debtors, provision for discount on debtors is never credited to debtors account, is never credited to debtors account. Full stop. For the sake of presentation only, for the sake of presentation only, it is shown as deduction, it is shown as deduction from the debtors, from the debtors appearing on the asset side of the balance sheet. Number 2, when such provision is made, when such provision is made, actual discount allowed, actual discount allowed will be adjusted, will be adjusted against such provision, against such provision, instead of being debited, instead of being debited to profit and loss account. फुल स्टॉप. सेम ही डिस्कशन है बेटा पूरा जो आरडीडी का था, वही कि इसमें भी कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है. एंट्री पास्ट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, तो क्रेडिट बैलेंस है. तो बीइंग क्रेडिट बैलेंस as per normal principles it should appear on the liability side of the balance sheet, but then ultimately we are making this provision against the debtors, so we show it as deduction from debtors on asset side. तो liability side में दिखाना क्या है, asset side से लेस करके दिखाना क्या, it is one and the same. जब कभी ऐसी प्रोविजन अपन बनाएंगे फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, तो ऑब्वियसली जब एक्चुअल डिस्काउंट अलाउ होगा तो उसकी प्रोविजन ऑलरेडी बनी हुई है ना. तो जब प्रोविजन बनाई थी तो ऑलरेडी पी एंड एल डेबिट हुआ था. So will you debit the discount amount again to P&L? No. It is very simple, guys, that if I am planning for a picnic next month, suppose I am planning कि I'll be going for a picnic next month, गोवा रोज सामने दिखता है तो मैंने प्लान किया कि I'll be going to गोवा next month, तो भाई मैंने उसकी प्रोविजन बनाई कि I want to go to गोवा, तो खर्चा होगा तो मैंने प्रोविजन बनाई, राइट. बड़े मुश्किल से सेविंग में से प्रोविजन बना के रखा है मैंने कि अपने को गोवा जाना है तो खर्चा होगा, तो 5,000 रुपये की मैंने प्रोविजन बनाई. ओके. अब जब मैं एक्चुअल में जाऊंगा और खर्चा करूंगा तो वो एक्सपेंस पीएनएल को डेबिट होगा क्या, क्यों नहीं होगा, ऑलरेडी प्रोविजन हैज बीन मेड. प्रोविजन बनाया तो पीएनएल ऑलरेडी डेबिट कर चुके हो ना. वेरी सिंपल. आर यू गेटिंग द पॉइंट? यस. एंड नाउ कम्स द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आफ्टर दिस इन रिलेशन टू द 3 एडजस्टमेंट्स विच वी डिस्कस टुडे. ये जो 3 एडजस्टमेंट अभी हमने डिस्कस किए, इनके रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. कौन से 3 एडजस्टमेंट हमने डिस्कस किए? बैड डेट्स, आरडीडी, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स. ये तीनों एडजस्टमेंट का ना सीक्वेंस है और उसी सीक्वेंस में इफेक्ट दिया जाता है और उसी सीक्वेंस में मैंने आपको पढ़ाया भी है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल गिव इफेक्ट फॉर बैड डेट्स. You will deduct the bad debts from debtors. Then whatever
balance remains in debtors. On that you will create RDD. Originally debtors are, let's say, 1 lakh rupees. Bad debts given in adjustment 5,000. So you will deduct those 5,000 from debtors. Remaining debtors will be 95,000. Then it is given in column RDD is to be created at the rate of, let's say, 3% of debtors. So 3% of not 1 lakh, 3% of 95,000. Then 2850. Then what would be the remaining debtors? 91, 92, 150. Then it is given that provision for discount on debtors is to be created at the rate of 2%. Again, this 2% is not going to be on 1 lakh, or it is not going to be on 95,000. It is going to be on 92, 150. उसके ऊपर 2% provision अपन बनाएंगे. So compulsorily this sequence you need to follow. अभी मैं लिखा के दूंगा अभी आपको, लेकिन उसके पहले एक क्वेश्चन है. क्यों ऐसे, ये सीक्वेंस क्यों, क्या लॉजिक क्या है इसके पीछे, ऐसे सीक्वेंस में क्यों करने का? अगेन आई वुड से द सेम थिंग, डोंट से कि 11th के सर ने बोला था इसलिए. क्यों ये सीक्वेंस, क्यों कि पहले बैड डेट्स लेस करो, फिर बचे हुए अमाउंट पे आरडीडी का प्रोविजन करो, फिर वो जाके बचे हुए अमाउंट पे डिस्काउंट का प्रोविजन करो. व्हाई? वेरी गुड, दे आर एब्सोल्युटली राइट whosoever आर गिविंग द आंसर. समझाता हूं तुमको मैं, अच्छे से समझो. बेटा जो बैड डेट है वो तो लॉस है, वो तो पैसा नहीं चाहने वाला ना. ये ठोंबिया इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गया. क्या बिगड़ा बोलना मैंने आपका? ये इंसॉल्वेंट ही हो गया तो पैसा नहीं चाहने वाला ना, तो वो तो स्ट्रेट अवे डेटर्स में से कम होगा. अब मेरे को बोलो ये डाउटफुल है क्या? अरे ये बैड है. ही इज नॉट डाउटफुल, ही इज बैड. तो मेरे को बोलो रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स की प्रोविजन, इससे जो अमाउंट आनी उस पर करके लॉजिकल है क्या? अरे जो लॉस है वो तो लॉस है, उसको तो लॉस बोल के लिख दो. काय को उसके ऊपर प्रोविजन बनाएंगे हम? इसलिए बैड डेट्स लेस करने के बाद जो डेटर्स बचते उसके ऊपर डाउटफुल डेट्स की प्रोविजन होती है. अच्छा, अभी जो डाउटफुल है, डाउटफुल वो प्रॉन्ट पेमेंट देने वाले क्या? फिर उनको डिस्काउंट देंगे क्या तुम? डिस्काउंट किसको देते? जो प्रॉन्ट पेमेंट देंगे वो ना. डाउटफुल है इसका मतलब ही डिलेड है, तो उनके ऊपर फिर प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स होगा क्या? इसलिए वो लेस करके जो बचता आरडीडी लेस करके उसके ऊपर प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स आता है. पक्का? श्योर? अभी एक काम करो, सीरियल नंबर 1 2 हुआ है ना, इसी में थर्ड नंबर लिख लेते ये पूरा अपन. नहीं रे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स 1 और 2 है ना. 14th एडजस्टमेंट नहीं बोल रहा हूं मैं, ये अभी एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं. 5-6 दिन पहले का डिस्कशन एकदम समराइज 2 वर्ड्स 2 सेंटेंसेस में. ये सबका फायदा तभी है जब ये पढ़ोगे, नहीं तो इतनी मेहनत की हुई पूरी पूरी पानी में चली जाएगी. इसका कोई यूज नहीं. ये पढ़ना पड़ेगा, ये जो सब इतना लिखा के दे रहे नहीं कर रहे मेहनत अपन. सीरियल नंबर 3. while recording the effects of adjustments relating to debtors, following sequence should be maintained compulsorily, or following sequence should be followed compulsorily. Following sequence should be followed compulsorily.
right hand side corner rupees, right hand side corner rupees, debtors as per trial balance, debtors as per trial balance, जो ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है वो बैलेंस, लेस, it is very important guys, you have to write very specific, bad debts given in, करेक्ट, इन एडजस्टमेंट. अगर ट्रायल बैलेंस में बैड डेट्स है तो वो लेस होते क्या, वो ऑलरेडी लेस होके ही आया हुआ है ना डेटर्स का बैलेंस. सो लेस बैड डेट्स गिवन इन एडजस्टमेंट. Therefore, debtors after bad dates, debtors after bad dates, correct, less RDD at certain percentage on debtors after bad dates. मैं जैसे लिख रहा हूं ना वैसे ही लिखो. Therefore, debtors after bad dates and RDD, correct? Less provision for discount on debtors at certain percentage on, correct, on debtors after bad dates and RDD. Net balance in debtors. लिखा. एग्जाम्पल,
debtors appearing in trial balance debtors appearing in trial balance are rupees 1 lakh, and following adjustments are to be incorporated and following adjustments are to be incorporated in the final accounts. A. A. Write off bad debts rupees 10,000. Write off bad debts rupees 10,000. B. Create RDD at the rate of 3% on debtors. Create RDD at the rate of 3% on debtors. And C. Create provision for discount on debtors. Create provision for discount on debtors at the rate of 2%. Full stop. करते आप कंप्लीट? डू इट. राइट हैंड साइड रुपीज लिखना है, कैलसी पे नहीं. हाँ, कैसे लिख दिया इतने जल्दी? बता, ला नोटबुक. अरे ठोंबया, ऐसे प्रेजेंटेशन करता मैं, फिर ऐसे मार्क्स मिलेंगे? तो आरडीडी 3% के सामने 90,000 लिखा है. आरडीडी 3% 90,000 आता है. फिर इतनी अच्छी हैंड राइटिंग है, ढंग से लिखना. तो वही बोला, इतने जल्दी कैसे होगा यार?
15 जून को कुछ नए बच्चे ऐड होंगे बैच में जिनका जनवरी अटेम्प्ट है, तो कोशिश यही है कि 15 जून तक अपना फाइनल अकाउंट्स हो जाए तो फ्रेश टॉपिक से शुरुआत होगी। वैसे 99% मैं 15 जून को नहीं हूँ, आई एम नॉट इन पुणे, सैटरडे है, मैं हूँ नहीं पुणे में, मैं आई विल बी आउट ऑफ पुणे, तो सैटरडे को मेरा क्लास नहीं होगा। हाँ, बाकी कोई प्रोफेसर लेने वाले तो उनको लेने दो, नहीं तो फिर टेस्ट रख देंगे। मंडे मंडे को भी मेरा लेक्चर मोस्ट प्रोबेबली आफ्टरनून सेशन में होगा, आफ्टरनून में, दोपहर में। Done? Data as per trial balance were 1 lakh. Less bad dates 10,000. Balance 90,000. Less RDD at the rate of 3% 2,700. Balance 87 300. Less provision for discount on data at the rate of 2% 1746. एक साथ 46 1746. बैलेंस 85,554. डन? गॉट इट? तीनों एडजस्टमेंट एकदम क्लियर है? गुड। एडजस्टमेंट नहीं बोल सकते अगला, बट एक कैलकुलेशन है जो यूजुअली फाइनल अकाउंट्स में अपन देखते हैं। वो कैलकुलेशन सिर्फ तुमको समझाना है, सिखाना है मेरे को। एडजस्टमेंट बोल के मत लिखो, उसको हेडिंग लिखो, एडजस्टमेंट हो गए अपने। और कोई आपको याद आता है तो बताओ इसके अलावा। बिल्स रिसीवेबल का क्या? अरे अब अनरिकॉर्डेड सेल्स बिल्स ठीक है ना रे, अब ये रिकॉर्ड की एंट्री, अब वो चिन्ह मत करो रे, ऐसे तो फिर और 50 निकल जाएंगे। मेन एडजस्टमेंट जो बोल के है वो आ गए। अब अनरिकॉर्डेड सेल्स से रिकॉर्ड करना है, एंट्री पास होती है डेटर्स टू सेल्स, डेटर्स में ऐड होगा, सेल्स में ऐड होगा। हाँ, अनरिकॉर्डेड परचेसेस। हाँ, अरे वो तो बेसिक एंट्रीज है ना रे, ये एडजस्टमेंट हो गए। लिखो। हाँ, बिल्स रिसीवेबल एडजस्टमेंट नहीं बोल सकते उसको अपन। बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर्ड, एंट्री इज डेटर्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, ड्रॉइज अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। टॉपिक सिखा दिया ना रे पूरा। हेडिंग लिखो। Calculation of commission payable to manager। क्या क्या? Calculation of commission payable to manager। आज 2 साथीदार कहाँ हैं? ऑनलाइन है। मैं एडमिशन ही कैंसिल कर दूंगा मैं। आखिरी वार्निंग समझो। हाँ? और ऑनलाइन में जो है ना, आप लोग भी सुन लो अच्छे से, ये जूम का फ्री वर्जन नहीं है, ये लाइसेंस्ड वर्जन है जो एक्सपर्ट ऐप के साथ इंटीग्रेटेड है। कौन से टाइम पे, कौन से नंबर से आप लॉगिन हुए हो, कब एग्जिट हुए हो, ये सारा डेटा रोज के रोज MIS निकलता है उसका, रोज के रोज रिपोर्ट निकलता है। तुमको मालूम नहीं रहेगा तो बता दूं, बीच में ही तुम ज्वाइन होते, एग्जिट लेते,
जब पेरेंट्स आते हैं ना बाद में, रिजल्ट जब ऐसा वैसा आता है और पेरेंट आते हैं और पूछते हैं तो पूरा रिपोर्ट दिखाते हैं पेरेंट्स को। तो ये बता रहा हूँ सिर्फ कि लाइसेंस्ड वर्जन लिया हुआ है जिसमें पूरा पूरा सारे रिपोर्ट्स निकलते हैं, तुम कब ज्वाइन किए, कब एग्जिट लिए, क्या है क्या नहीं, और तुम कोई एक्सक्यूज दे नहीं सकते वहां पे। मतलब वो रिपोर्ट की भी जरूरत नहीं है, मैं जो बोलूंगा वो फाइनल है। और पेरेंट्स को भी भरोसा है मेरे पे, है ना। हाँ। ए, if commission is payable at a certain percentage of inverted comma profit before charging such commission, if commission is payable at a certain percentage of profit before charging such commission. So commission is equal to R divided by 100 into profit before commission. What is R? Rate. B, if commission is payable if commission is payable at a certain percentage of profit after charging such commission. पहले तो ये समझ के लो कि दोनों सिचुएशन में फर्क क्या है। You just write down the formula first, then I'll explain. R divided by 100 plus R, correct, into profit before commission only, huh? Means the variable which we are multiplying to the rate, that variable is constant in both the formula. लिखा? सबने लिखा? क्या फर्क दिख रहा है तुमको दोनों में, बिफोर और आफ्टर?
Can somebody explain me what is that before and after? The first formula given is of commission payable at a certain percentage of profit before charging such commission. कमीशन अपने लिए क्या है? एक्सपेंस है, तो प्रॉफिट के अगेंस्ट में चार्ज होगा वो तो प्रॉफिट में से लेस होगा ना. तो पहला फॉर्मूला क्या बोलता है कि अगर आपको कमीशन जो भी रेट से देना है, इफ दैट इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन. बिफोर चार्जिंग सच कमीशन बोलते हो कमीशन लेस करने के पहले का प्रॉफिट. नहीं, नॉट ग्रॉस प्रॉफिट. व्हाई यू आर गोइंग इनटू ग्रॉस प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट? मैंने ग्रॉस प्रॉफिट नेट प्रॉफिट टर्म यूज ही नहीं किए. एंड ऑब्वियसली अगर पूछोगे भी आप सर कौन से प्रॉफिट की बात करें तो आई एम टॉकिंग अबाउट नेट प्रॉफिट. इट इज प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सम कमीशन. मतलब क्या? कमीशन भी एक्सपेंस ही है मेरा, बट वो एक्सपेंस लेस करने के पहले के जो प्रॉफिट है उसका 5% कमीशन समझो देना है. Ultimately commission is going to be deducted from profit because it is expense for us, but we want to calculate commission at the rate of 5% of profit before deducting such commission. कमीशन लेस करने के पहले का प्रॉफिट, कमीशन लेस करने के पहले का प्रॉफिट जो भी है उसका 5% कमीशन अपने को देना है. वेरी सिंपल फॉर्मूला, आर डिवाइडेड बाय 100 इंटू प्रॉफिट बिफोर कमीशन. पहले फॉर्मूला में प्रॉब्लम है ही नहीं, प्रॉब्लम दूसरे फॉर्मूला में. सेकेंड फॉर्मूला बोलता है यू हैव टू पे कमीशन एट अ सर्टन परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन. प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन बोलते हो कमीशन लेस होके जो प्रॉफिट बचेगा उस पे कमीशन कैलकुलेट करना है. इसका मतलब कमीशन इज डिपेंडेंट ऑन प्रॉफिट एंड प्रॉफिट इज डिपेंडेंट ऑन कमीशन. क्यों? तो आई वांट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन. प्रॉफिट आफ्टर कमीशन बोलते हो कमीशन लेस होके जो प्रॉफिट आएगा वो प्रॉफिट चाहिए मेरे को अब, एंड उसका सर्टेन परसेंटेज कमीशन बोल के दिया जाएगा. इसका मतलब कमीशन इज डिपेंडेंट ऑन प्रॉफिट एंड प्रॉफिट इज डिपेंडेंट ऑन कमीशन. तो जब तक कमीशन नहीं आएगा तब तक प्रॉफिट नहीं आएगा, और जब तक प्रॉफिट नहीं आएगा कमीशन नहीं आएगा. खेलो गोटिया. डायरेक्ट फॉर्मूला है आर डिवाइडेड बाय 100 प्लस आर इंटू प्रॉफिट बिफोर कमीशन. ऐसा रट्टा मार के तो नहीं जमेगा. एक एग्जांपल करते तुरंत ध्यान में आएगा क्या बोल रहा हूं. लिखो, एग्जाम्पल, Mr. Satvik earned a net profit of rupees 6,30,000 before paying commission to his manager. Full stop. Find out the commission payable to manager. Find out the commission payable to manager if manager is entitled to a commission of 5%
to a commission of 5% on next line A. Next line A. Net profit before charging such commission. Net profit before charging commission. And B, net profit after charging such commission. Net profit after charging such commission. अब मेरे को बताओ बेटा, प्रॉफिट बिफोर कमीशन कितना है? ए. कमीशन इज इक्वल टू 5% ऑन प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन है ना? तो प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन कितना है? 6,30,000. तो 6,30,000 का तो डायरेक्ट वेरिएबल दिया हुआ है अपने को, तो उसका 5% देने का है. तो उसका 5% 31,500 रुपीज. 31,500. गॉट इट गाइज? इसमें प्रॉब्लम है ही नहीं, ये बहुत बेसिक सिचुएशन है, ये तो क्या मतलब सिखाने की जरूरत भी नहीं है. बी, थोड़ा केयरफुली पढ़ो क्या लिखा है. बी, ही इज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 5% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन. तो 6,30,000 का 5% है क्या? 6,30,000 बिफोर कमीशन प्रॉफिट है. उसमें से कमीशन लेस होने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा उसका 5% कमीशन देना है. वो तो वापस उसी पॉइंट पे आए. प्रॉफिट इज डिपेंडेंट ऑन कमीशन, कमीशन इज डिपेंडेंट ऑन प्रॉफिट. डायरेक्ट फॉर्मूला से तो आंसर आएगा ही, लेकिन उसके पहले जैसे स्कूल में सिखाते अपने को वैसे सीखते थोड़ा. लेट द कमीशन बी X. Let the commission be X. Let's say commission X है. So X is equal to 5% on net profit after charging such commission. What is the net profit before charging such commission? 6,30,000. आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन बोला तो माइनस एक्स करना पड़ेगा. कमीशन बाद का प्रॉफिट कितना? कमीशन के बाद का प्रॉफिट कितना? अरे बोलो. 6,30,000 माइनस एक्स. एक्स कमीशन है, तो व्हाट इज द प्रॉफिट आफ्टर कमीशन? 6,30,000 माइनस एक्स, उसका 5%, उसका 5% देना है. सो इफ वी सिंप्लीफाई इट, इट विल बी 20x इज इक्वल टू 6,30,000 माइनस एक्स. और अगर ये 20x कैसे आया समझता नहीं रहेगा, जल्दी से खिड़की खोलो और कूद जाओ फटाफट. डोंट वेस्ट इवन 1 सेकेंड. और एक काम करो, यहां से नको, चौथे माले पे जाओ. 20x समझा क्या? ये है कोई जिसको नहीं समझा है? माइनस एक्स जब अपोजिट साइड आता है तो इट इज प्लस एक्स. 20 में एक ऐड किया तो 21 होते हैं.
क्या बात है, 21x will be 6,30,000. So what will be x? नको रिस्क नको, मैं दिखा देता. 6,30,000 डिवाइडेड बाई 21. बोलो, will it be 30,000? आया? Therefore commission is equal to 30,000. ऑल्टरनेटिवली, एक्चुअली ऑल्टरनेट भी नहीं बोल सकते, यही चीज है, ऐसे फॉर्मूला में लिख रहा हूं मैं. ऑल्टरनेटिवली कमीशन इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला लिखा के दिया ऊपर? आर अपॉन 100 प्लस आर, बोल तो 5 अपॉन 105 इंटू प्रॉफिट बिफोर कमीशन 6,30,000. बोलो बेटा. हाँ, अच्छा, एग्जैक्ट 30,000 आता है. आया क्या? क्रॉस चेक करके देखो आंसर. कैलसी पे लो. 6,30,000 प्रॉफिट बिफोर कमीशन है, 30,000 कमीशन आया. सो व्हाट इज प्रॉफिट आफ्टर कमीशन? 6 लाख. अरे कैसे कर रहे थे बावले बच्चे? 6,30,000 रुपए प्रॉफिट बिफोर कमीशन है, कमीशन 30,000. सो व्हाट इज द प्रॉफिट आफ्टर कमीशन? 6 लाख. उसका 5%. आया क्या 30,000? दोनों सिचुएशन में का फर्क समझा क्या? गॉट इट गाइज? एनी प्रॉब्लम? श्योर? मेरा स्टडी मटेरियल कहाँ गया है? दे दे तब तक. तो अकेला बैठा ना, उनका दे दे, उनके पास शेयर करने को रहे. हाँ, गोवा का दे, बोल तो अगले महीने में जाने को मिलता है. कम टू पेज नंबर 100. पेज नंबर 100. आएगा पेज नंबर 100 पे. Before we go to lunch break, still we have 25 more minutes, to be more specific 27 more minutes. 6 सम में ट्रायल बैलेंस दिया है, कोई एडजस्टमेंट नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ ट्रायल बैलेंस दिया है, सिर्फ ट्रायल बैलेंस दिया है. और उस पे से आपको फाइनल अकाउंट बनाने हैं, कोई एडजस्टमेंट नहीं, कुछ नहीं. ट्रेडिंग एंड P&L और बैलेंस शीट बनाना है. करो सॉल्व, या मैं करूं? अरे एडजस्टमेंट नहीं, कुछ नहीं है. वैसे होमवर्क भी दे सकती है. एक काम करो, रुको, ये होमवर्क करेंगे अपन. हाँ, कम टू प्रॉब्लम नंबर 2, पेज नंबर 98. पेज नंबर 98, प्रॉब्लम नंबर 2. From the following information, prepare a trading account of Messrs ABC Traders for the year ended 31st March 2022 and pass necessary closing entries in the journal proper of Messrs ABC Traders. लिखो प्रॉब्लम नंबर 2. पेज नंबर
In the books of Messrs. ABC Traders, trading account, for the year ended 31st March 2022. Can I start? Opening inventory, where do you take? Debit side of trading account to opening inventory, opening stock. कितना? 1 lakh. Purchases. Write the amount in inner column because there are written outwards. 6,72,000. Carriage inward, where will it come? Purchases के बाद एक लाइन ब्लैंक छोड़ो रिटर्न्स के लिए. Carriage inwards. How much? 30,000. Then we have wages. $50,000. Sales. Inner column 11 lakhs. One line blank for returns. Return inwards, those are sales returns. कितने returns? 1 lakh. Outer column 10 lakhs. Return outward, it is purchase returns. कितने?
outer column 6 lakhs. Closing inventory by closing inventory कितना 2 lakhs. अरे बाप रे, आज क्या थर्सडे है क्या? नहीं, आज तो वेडनेसडे है. लाइट गई क्या? Get the total, guys, and find out gross profit. बोलो. 4,20,000. प्रॉब्लम अगर इतना ही रहता ना तो मैं क्लास में सॉल्व ही नहीं करता, मैं होमवर्क दे देता. अपने को क्लोजिंग एंट्रीज करने को बोले हैं, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है उसमें, लेकिन कभी अपने को ऐसे 11th-12th में काम पड़ता ही नहीं कि अपन क्लोजिंग एंट्री लिखे. तो अभी जो पोस्टिंग की है ना ये सारे ट्रेडिंग अकाउंट में, इसके एंट्रीज लिखने अपने को, जर्नल एंट्रीज लिखो. ये हो गया क्या सबका? ये सबका हो गया. देन राइट डाउन इन द बुक्स ऑफ मेसर्स ABC Traders journal entries. In the books of Messrs. ABC Traders journal entries. Draw the format for around 1 page. एक पेज का फॉर्मेट बनाओ. हाँ, करें स्टार्ट. फर्स्ट एंट्री, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट. ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू ओपनिंग इन्वेंट्री अकाउंट. ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट 1 lakh टू ओपनिंग इन्वेंट्री अकाउंट 1 lakh. नरेशन लिखने की जरूरत नहीं बेटा, क्लोजिंग एंट्रीज लिखना है क्या? नहीं तो लिखो, बोलता हूं. देन रिटर्न आउटवर्ड अकाउंट डेबिट
return outward account debit $72,000 to purchases account 72,000. तो जो परचेस रिटर्न्स थे वो मैंने परचेसेस में से लेस कर दिए. सिमिलरली नेक्स्ट एंट्री सेल्स अकाउंट डेबिट 1 lakh, sales account debit 1 lakh to return inward account 1 lakh. Then trading account debit, trading account debit keep it blank amount to purchases 6 lakhs. To carriage inward 30,000 to wages 50,000. So what is the total debit? 6,80,000. Next entry, sales account debit 10 lakhs. 1 लाख रिटर्न एडजस्ट हो गए ना. 10 lakhs to trading account 10 lakhs. Next, closing inventory account debit 2 lakhs. Closing inventory account debit 2 lakhs to trading account 2 lakhs. लिखा. One more entry, trading account debit 4,20,000. Trading account debit 4,20,000 to gross profit 4,20,000. अब ये जब अपन P&L में लेंगे तो तब एंट्री करेंगे ग्रॉस प्रॉफिट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. तो ये क्लोजिंग एंट्रीज हो गए. ऑल दिस क्लोजिंग एंट्रीज आर गोइंग टू बी पास्ड इन जर्नल प्रॉपर. क्यों? तो ये ट्रांसफर एंट्रीज है सारे. समझा? अब इसमें जो थर्ड प्रॉब्लम है ना, नहीं आपको होमवर्क नहीं करना है, थर्ड बता रहा हूँ सिर्फ. थर्ड प्रॉब्लम जो है ना, इसमें P&L बनाने का है. अभी जैसे ट्रेडिंग बनाया वैसे P&L बनाने का है. और फोर्थ प्रॉब्लम में दोनों बनाने का है, ट्रेडिंग भी और P&L भी, और उसके क्लोजिंग एंट्रीज करने के लिए अपने को बोले हुए हैं. सो
do one thing, take break now, lunch break. We will start sharp at 2:30. We will start at 2:30 sharp. Chalo. See you in the next lecture, guys. Thank you. Bye bye.